1925 की वसंत ऋतु में फ्रांस का सबसे पहचानने योग्य प्रतीक धीरे धीरे सड़ रहा था। 1989 के वर्ल्ड फेयर के लिए इंजीनियरिंग का एक अस्थायी प्रदर्शन के रूप में बनाए गए एफिल टावर को कभी भी पेरिस के आकाश में स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं बनाया गया था। अपने 36वें वर्ष तक गढ़ा लोहे का यह विशाल स्मारक एक महंगा, जंग लगा हुआ, बदसूरत ढांचा बन चुका था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध की तबाही से उभर रही आर्थिक रूप से जूझती फ्रांसीसी सरकार झेल रही थी। जनता के लिए यह एक अंतहीन बहस थी। राज्य के लिए ये एक आर्थिक बोझ था, जिसे केवल बनाए रखने के लिए ही लाखों फ्रैंक खर्च करने पड़ते थे। लेकिन एक आदमी के लिए यह धोखाधड़ी के लिए एक बेहतरीन कैनवास था। उसका नाम था काउंट विक्टर लस्टिग। उसके पास कोई उपाधि नहीं थी, नहीं उसकी कोई जमीन थी, और निश्चित रूप से वो टावर का मालिक भी नहीं था। फिर भी केवल 1 महीने के भीतर इस चालाक धोखेबाज ने तीसरे गणराज्य की नौकरशाही कमजोरियों का फायदा उठाया और इस स्मारक को एक निजी नागरिक को बेच दिया। इस सजेस्टिव फल्सी का एक क्लासिक उदाहरण था, जो एक लैटिन कानूनी शब्द है जिसका अर्थ है धोखा देने के लिए जानबूझकर झूठ पेश करना। ये इतिहास की सबसे सुरुचिपूर्ण और सबसे दुस्साहसी धोखाधड़ी का अंतिम ऐतिहासिक दस्तावेज है। विक्टर लस्टिग आधुनिक समय के किसी साधारण अपराधी के सांचे में फिट नहीं बैठते थे। 1990 में हॉस्टिनी नामक शहर में जन्मे, जो उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का हिस्सा था। वो उच्च संस्कृति के व्यक्ति थे। वो 5 भाषाएं पूरी निपुणता के साथ बोलते थे। उनके पास बेदाग शाही तौर तरीके थे और उनमें एक सहज गरिमा थी जो सबसे संदेहवादी अभिजात वर्ग को भी निहत्था कर देती थी। लस्टिग ने मानव मनोविज्ञान में एक बुनियादी खामी को पहचाना था। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अधिकार का पालन करने के लिए तैयार होते हैं, और अगर असंभव चीजें नौकरशाही भव्यता की आश्वस्त करने वाली आड़ में लिपटी हों तो वे उन्हें भी खुशी खुशी सच मान लेते हैं। पेरिस आने से पहले लस्टिग ने कई साल ट्रांस अटलांटिक महासागरीय जहाजों के भव्य डेक पर अपने आपराधिक हुनर को धार दी थी, जहां वो ऊंचे दांव वाले जुए के गिरोह चलाते थे और अमीर यात्रियों को नकली पैसे छापने वाली मशीनें बेचते थे। लेकिन खुला समुद्र एक सीमित मंच था। 1925 के वसंत ऋतु में जब लस्टिग एक पेरिस के अखबार को यूं ही देख रहे थे तो उन्होंने एक छोटा सा लेख पढ़ा जिसमें एफिल टावर के रखरखाव की भारी लागतों को लेकर जनता की जबरदस्त शिकायतों का जिक्र था। ठीक उसी पल आपराधिक प्रतिभा की चिंगारी भड़क उठी। जहां बाकी लोग एक राष्ट्रीय स्मारक देखते थे, वहीं लस्टिग को वहां हजारों टन कीमती कबाड़ धातु दिख रही थी जो किसी खरीदार का इंतजार कर रही थी। ये एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक जाल था जिसमें सच को जानबूझकर छुपाने की कला, सप्रेशो वेरी की पूरी तरह से परिपूर्ण क्रियान्वयन की जरूरत थी, ताकि अपनी असली पहचान छुपाकर एक पूरी तरह से अलग हकीकत गढ़ी जा सके। लस्टिग की रणनीति शानदार थी क्योंकि वो पूरी तरह से यथार्थवादी सरकारी प्रक्रिया पर आधारित थी। उसने एक माहिर जालसाज को नियुक्त किया जिसने सरकारी दस्तावेजों की बेहतरीन नकल तैयार की और खुद को एक काल्पनिक पद डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स पर नियुक्त कर लिया। इस चुराई हुई अथॉरिटी के तहत उसने पेरिस के शीर्ष 5 कबाड़ धातु व्यापारियों को अत्यंत गोपनीय और तात्कालिक पत्र भेजे। उसने उन्हें एक अत्यंत गोपनीय बैठक के लिए होटल द क्रिलॉन में आमंत्रित किया, जहां एक संवेदनशील सरकारी मुद्दे पर चर्चा होनी थी। जब व्यापारी वहां पहुंचे तो लस्टिग ने उन सभी को पूरी तरह से गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसने समझाया कि सरकार कर्ज के बोझ तले दबकर दर्दनाक फैसला ले चुकी है कि एफिल टावर को तोड़कर उसका कबाड़ धातु के रूप में बेच दिया जाएगा। आमंत्रित लोगों में आंद्रे पॉयसन भी था, जो एक अमीर स्वनिर्मित उद्योगपति था और पेरिस के उच्च वर्गीय समाज में अपनी स्थिति को लेकर बेहद असुरक्षित महसूस करता था। पॉइजन इस काम के लिए एकदम सही शिकार था। लस्टिग ने समझ लिया कि पॉइजन को सिर्फ लोहे की चाहत नहीं थी, बल्कि वो एक बड़े सरकारी अनुबंध को हासिल कर सामाजिक प्रतिष्ठा भी चाहता था। लेकिन पॉइजन की स्वाभाविक सतर्कता ने उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। ये भांपते हुए लस्टिग ने एक मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक चला। उनकी अगली निजी मुलाकात में उसने बातचीत को बड़ी चालाकी से मोड़ दिया, अपनी कम सरकारी तनख्वाह की शिकायत की और इशारा किया कि लेन देन को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए व्यक्तिगत आर्थिक प्रोत्साहन जरूरी है। ये चाल पूरी तरह से जीनियस थे। 1920 के दशक के यूरोपीय प्रशासन के भ्रष्ट माहौल में किसी सरकारी अधिकारी का रिश्वत मांगना बिल्कुल सामान्य बात थी। इससे पॉइजन का शक पूरी तरह से दूर हो गया और वो मान गया कि ये सौदा असली है। पॉइजन ने लस्टिग को टावर की पूरी खरीद कीमत के साथ साथ भारी रिश्वत भी दी, जो कुल मिलाकर 12 लाख फ्रैंक से ज्यादा थी, जो आज के हिसाब से करोड़ों में होती। लस्टिग ने नकद पैसे लिए अपने चमड़े के सूटकेस पैक किए, वियना जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हो गया और पुलिस के अपराध का पता लगाने का इंतजार करने लगा। लेकिन पुलिस की सूचना कभी नहीं आई। दिन हफ्तों में बदल गए और फ्रांसीसी प्रेस पूरी तरह से चुप रहा। लस्टिग को जल्दी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। आंद्रे पॉयसन अपनी खुद की भोलापन पर इतने गहरे अपमानित हुए कि उन्होंने सार्वजनिक उपहास की बजाय आर्थिक बर्बादी को चुन लिया।
अपराध की रिपोर्ट करने का मतलब था अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए नष्ट कर देना। लस्टिग ने समझ लिया कि पॉइजन की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, जो पुराने कानूनी सिद्धांत साइंटिया उत पोटेंटिया यानी ज्ञान ही शक्ति है को दर्शाती है। 6 महीने बाद लगभग विकृत स्तर की आपराधिक दुस्साहस से प्रेरित होकर लस्टिग ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो पेरिस लौटा है। बिल्कुल वही जाली मंत्रालय के दस्तावेज, वही गढ़ी हुई कहानी और होटल दे क्रिलॉन के वही स्वीट्स का इस्तेमाल करते हुए उसने एफिल टावर को दूसरी बार बेचने के लिए पेश कर दिया। उसने सफलतापूर्वक एक नया शिकार चुना, फिर से भारी रकम नकद में वसूली और दोबारा गायब होने की तैयारी करने लगा। हालांकि इस बार उसका शिकार आंद्रे पॉइसन जैसी घातक आत्मसम्मान की भावना से ग्रस्त नहीं था। जैसे उसे धोखाधड़ी का पता चला, वो सीधे पेरिस की पुलिस के पास गया। इस अभूतपूर्व धोखाधड़ी की खबर प्रेस तक पहुंच गई और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी कसने लगी, लस्टिग को अटलांटिक पार करके संयुक्त राज्य अमेरिका भागना पड़ा। अमेरिका में लस्टिग ने दर्जनों नामों से पहचान बनाई, लगातार कानून से बचते हुए एक विशाल और अत्यंत जटिल जाली नोटों का गिरोह चलाया, जिसने अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता को खतरे में डाल दिया। वो एल कैपोन से भी मिला और एक मनोवैज्ञानिक ठगी को अंजाम दिया, जिससे उसे कुख्यात माफिया डॉन का गुस्सा नहीं बल्कि उसका सम्मान मिला। लेकिन उसकी ये अजेयता हमेशा नहीं चल सकती थी। 1935 में सीक्रेट सर्विस की लगातार पीछा करने के बाद आखिरकार लस्टिग की किस्मत जवाब दे गई। उसे न्यूयॉर्क में पकड़ा गया, दोषी ठहराया गया और देश के सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए अंतिम गंतव्य अल्काट्राज फेडरल जेल भेज दिया गया। जब 1947 में उसकी निमोनिया से मौत हुई तो इतिहास के लिए खास बात दर्ज की गई। उसके आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्लर्क ने एक हैरान कर देने वाला साधारण विवरण लिखा: प्रशिक्षु सेल्समैन। आज एफिल टावर वास्तुशिल्प प्रतिभा और फ्रांसीसी राष्ट्रीय गर्व का एक स्थायी स्मारक बना हुआ है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। लेकिन इसकी भव्य लोहे की जाली के नीचे एक छुपा हुआ ऐतिहासिक सच छिपा है। ये मानव साहस के चरम शिखर का एक मौन स्मारक है, हमारे सामाजिक तंत्र की नाजुकता की एक भौतिक याद दिलाता है और विक्टर लस्टिग की किंवदंती को अमर करता है। वो आदमी जिसने असंभव को बेच दिया,